संबोधित करेंगे और औपचारिक स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री का यहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू स्वयं उपस्थित। तो तेल अवीव से ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की बेहद खास तस्वीरें, और हमने देखा एक बार फिर से वही गर्मजोशी दिखाई पड़ी है ममता, जो हमने एयरपोर्ट पे देखी थी, वही गर्मजोशी यहाँ पर भी अब जब प्रधानमंत्री संसद को संबोधित करने के कार्यक्रम के तौर पे जा रहे हैं। भारत और इजराइल के जो राष्ट्रीय ध्वज हैं वो हवा में लहराते हुए आपसी दोस्ती के संदेश को दुनिया तक पहुंचाते हुए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की धरती पर पहुंचे तब से लेकर अब तक हम लगातार देख रहे हैं कि तमाम प्रोटोकॉल से इतर दोस्ती की एक गहन तस्वीर हमारे समक्ष नजर आती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेसेट प्लाजा मेमोरियल मॉन्यूमेंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्प अर्पित करते हुए। ये स्मारक इजराइल की संसद क्नेसेट के बिल्कुल सामने स्थित है। तो ये तस्वीरें आप सीधे इस वक्त तेल अवीव से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल का दौरा, और हमने देखा प्रधानमंत्री ने आज उनका स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री का जब यहाँ पहुंचे हैं संसद के संबोधित करने के कार्यक्रम से पहले उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। और ऐसे में अब प्रधानमंत्री के जो संसद को संबोधन है, इजराइल की संसद का संबोधन है, उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। और ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल के संसद में संबोधन देना, ये भारतवंशियों के लिए अपने आप में गर्व का पल है ममता। निश्चित तौर से ये अपने आप में एक बड़े सम्मान के तौर पर। और इस वक्त जो हम देख सकते हैं कि भारत और इजराइल के जो झंडा है जो लहरा रहा है, ये दिखाता है कि किस तरीके से दोनों देशों के रिश्ते वक्त की कसौटी पर खरे उतरे हैं। दोनों देशों के रिश्ते भरोसे पर, विश्वास पर टिके हैं। ये वो रिश्ते हैं जो इस आधार पर और प्रगाढ़ हुए हैं वक्त के साथ कि जब जरूरत पड़ी तो दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े भी नजर आए हैं। और यही कारण है कि आज बदलते वक्त के साथ तमाम दौर विश्व ने देखे हैं, तमाम मुसीबतें विश्व ने झेली हैं, लेकिन हर हाल में जब भारत और इजराइल दो ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी दोस्ती को हर दौर पर और गहरा किया है। और आज के वक्त हमने जो तस्वीरें अब तेल अवीव से आती नजर आई हैं, जहां नेक्सेट में भी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, तो वहां पर भी जैसे उनका स्वागत किया गया है, ये तमाम ये तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि जहां एक और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी भारत में नए आयाम जोड़ने को तत्पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं दोनों देशों के बीच जो दोनों देशवासी हैं, दोनों देशों के, चाहे हम इजराइल की बात करें या हम भारत की बात करें, कैसे अपने देश के लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य हम दे सकते हैं। कौन से ऐसे आयाम हैं जिनमें ये दोनों दोस्त अपनी दोस्ती को प्रगाढ़ करते हुए इस विश्वास को और आगे बढ़ा सकते हैं। ये तमाम दृश्य इसी की बानगी प्रस्तुत करते नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर में इस बात का इंतजार रहेगा कि जब भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री जो इजराइल की संसद को संबोधित करने जा रहे हैं, तो कौन सा बड़ा संदेश है जो नेसेट से प्रधानमंत्री विश्व को देंगे। कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर दोनों देशों के रिश्तों की दशा दिशा आगे तय हो सकती है। कौन से ऐसे मंच हैं जिन पर दोनों देश अपने सहयोग को और ज्यादा प्रगाढ़ करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्नेसेट में इस संबोधन से ये तमाम बिंदु स्पष्ट हो जाएंगे और ये बड़ा संदेश जो विश्व को जाएगा क्नेसेट के मंच से। बिल्कुल ममता, और 2017 से पहले भारत की इजराइल की दोस्ती को लेकर एक जो झिझक थी उसको प्रधानमंत्री मोदी ने ही तोड़ा था। और अपने आप में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा के बाद, 2017 की यात्रा के बाद अब 2026 की लगभग 9 वर्षों के बाद
प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी इजरायल यात्रा और वही दोस्ती, गर्मजोशी, आपसी संबंधों की गर्माहट साफ तौर से दिखाई पड़ रही है जो 2017 में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच नजर आई थी। और भारत इजरायल की दोस्ती अपने आप में एक बड़ा संदेश है दुनिया भर को कि राष्ट्रीयता की भावना के साथ सरकारें किस प्रकार से काम करती हैं और देश हित में जब काम करती हैं तो कैसे जमीन पे एक बड़े बदलाव दिखाई पड़ते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ देर में उनका संबोधन भी इजराइल की संसद में होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचार इस विजिटर्स बुक में अंकित करते हुए, ये महत्वपूर्ण लम्हा होता है क्योंकि अपने जब एक राष्ट्राध्यक्ष अपने विचार रखते हैं तो अपने विचारों के साथ इस मेमोरियल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा और सम्मान का भी संदेश दे रहे हैं। ये वे स्मारक है जो इजराइल के लिए बहुत महत्व रखता है और यहाँ पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति पुस्तिका में अपने विचार अंकित किए हैं। शांति, सह अस्तित्व, करुणा, ये तमाम वे बिंदु हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व को भी संदेश देते रहे हैं। May I request that all remain seated, please? ये क्षण वो क्षण है जो भारत और इजराइल के गहरे होते संबंधों का भी प्रतीक है। ये वे क्षण हैं और वे दृश्य हैं जहां इतिहास के प्रति संवेदना और भविष्य के प्रति विश्वास झलक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ इस मेमोरियल में आना एक बड़ा संदेश इजराइल के लिए भी है कि आपके अतीत के साथ साथ आपके वर्तमान और आपके भविष्य में भी हम आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ देर में कनेसेट में संबोधन है। उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों देशों के झंडे लहराते हुए यहाँ बच्चे भी उपस्थित हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। ममता, आपको याद होगा 2008 का जो अपने आप में मुंबई अटैक हुआ था, उसमें बेबी होशे का वो किस्सा जो अपने आप में एक सर्वाइवर था और उसके सकुशल वापसी होना, वापस इजराइल पहुंचना और उसके साथ में आत्मीयता के पल बिताने की तस्वीरें भी हमने देखी। और यहाँ पर भी तमाम बच्चे जो भारत और इजराइल के राष्ट्रीय ध्वजों को अपने हाथ में लेकर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में यहाँ मौजूद हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि जो नई पीढ़ी भी है, जो नई पौध भी है, वो भी दोनों देशों के आपसी संबंधों और दोस्ती को समझ रही है अभी से। और शायद आज जब वो इनके मन और दिमाग पे ये तस्वीरें रहेंगी तो भविष्य में भी इस दोस्ती को नया आयाम देने की ऊर्जा उन तक पहुंचेगी। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के इस दौरे में छोटे छोटे बच्चे तमाम दोनों देशों के झंडों को लेकर मौजूद प्रधानमंत्री के स्वागत और इस्तकबाल के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तेल अवीव में, जहां वे मेमोरियल में पहुंचे, जहां पे उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जहां उन्होंने विजिटर्स बुक में अपने विचार भी अंकित किए, जिसके बाद बच्चों ने उनका झंडों के साथ, दोनों देशों के झंडों के साथ स्वागत किया। वो ये भी दिखाता है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच के रिश्तों को चाहे बड़ा, चाहे बच्चा, चाहे बूढ़ा, हर कोई वहां महसूस कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि वहां तेल अवीव की सड़कों पर नमस्ते के साथ शलोम, ये दोनों गूंजते नजर आ रहे हैं, जो ये दिखाते हैं कि जो भारतवासी वहां काम करते हैं वो ही हमारे देश के सम्मान को वहां आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं जो जितने इजरायली हैं वे सभी प्राचीन संबंधों को याद करते हुए आज के भारत के साथ कदमताल करने को भी संकल्पित नजर आते हैं। और भारत और इजराइल दोनों ऐसे गहरे दोस्त हैं जो अपनी दोस्ती को और आगे नई दिशा देने को आतुर नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कैसे इस दोस्ती को नए आयाम दे सकता है, कैसे इस दोस्ती में नए बिंदु जोड़ सकता है, नजर है इसी पर, क्योंकि हम जानते हैं कि 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तब 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2018 में जब प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू भारत आए थे तब 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन तब से अब तक विश्व भी बहुत बदल गया है, दोनों देशों की जरूरतें बदल गई हैं, दोनों देशों की क्षमताओं में बहुत विकास हुआ है। उसको देखते हुए अब आज के दौर में जो भारत के सामने चुनौतियां हैं, जो भारत की सोच है, जिसके आधार पर भारत इजराइल के साथ अपने सहयोग को और आगे दिशा देना चाहता है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये सब सामने स्पष्ट होगा। लेकिन इस वक्त यहां पर हम देख सकते हैं फोटो सेशन हम सबके सामने, और इस पल को कैमरे में कैद करने का एक प्रयास। तमाम जो लोग वहां मौजूद हैं ममता, वो भी बड़ा उत्सुक है प्रधानमंत्री को अपने मोबाइल के कैमरे में तस्वीर के तौर पे कैद कर लेने को लेकर। तो ये प्रधानमंत्री के प्रति लोगों की एक तरीके से स्वीकारता को दिखाता है, उनके प्रति लोगों के उत्साह को दिखाता है कि प्रधानमंत्री को लेकर किस प्रकार से उत्साह इजराइल में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा। जिस प्रकार से हम बच्चों का जिक्र कर रहे हैं तो एक बच्चे का यहाँ पे आना और ये दिखाता है किस तरीके से तमाम लोगों में उत्साह है।
प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी उनके साथ मौजूद हैं। तमाम अन्य लोग इस वक्त अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री जो इजराइल की संसद है वहां पर संबोधित करेंगे और ये अपने आप में बेहद बड़े सम्मान के तौर पर हमने देखा कि इससे पहले भी कई देशों की संसद को संबोधित प्रधानमंत्री कर चुके हैं। और उसी कड़ी में अब ये देखिए तस्वीरें जहां पे क्नेसेट के केंद्रीय कक्ष की है ये तस्वीरें, और यहीं पर ये वो हॉल है जहां से इजराइल संचालित होता है। ये वो हॉल है जहां जो जैसे हमारा संसद भवन है उसी तरीके से यहाँ क्नेसेट है, जिसके प्लेनरी हॉल में प्लीनम इसे कहा जाता है। यहां से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सब तक पहुंचेगा। कूटनीति और गरिमा का एक अनूठा संगम जो हमारे समक्ष नजर आएगा। हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 18 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि कही जा सकती है। और लेकिन ये क्षण बहुत विशेष है जब भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इजराइल की संसद को संबोधित करने जा रहे हैं। क्नेसेट है, यहाँ की संसद को क्नेसेट कहा जाता है और इसी संसद को अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन होगा तो कह सकते हैं कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों की ओर से क्या संदेश इजराइल के लिए है और क्या संदेश विश्व के लिए है, वो उसी को समझने के लिए ये संबोधन अत्यंत आवश्यक रहेगा। और इसीलिए इस संबोधन को बहुत महत्व भी दिया जा रहा है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत और इजराइल के संबंध तो बहुत प्रगाढ़ है 1950 से, लेकिन तब से अब तक पहली बार भारत के प्रधानमंत्री इस क्नेसेट में संसद को संबोधित करेंगे। और ममता, लोकतांत्रिक शक्तियों के आपसी संबंधों की भी ये भी एक खूबसूरत तस्वीर कहा जा सकता है जहां पे संसद में संबोधन है, क्योंकि आम जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, वो देश चलाती है। जैसा आपने जिक्र किया, यही वो हॉल है जो इजराइल की दिशा तय करता है और कैसे नीतियां तय करता है। एक ऐसा देश इजराइल जो सबसे ज्यादा तकनीक संपन्न देश के तौर पर जाना जाता है, उसके तमाम नीति निर्माता प्रधानमंत्री को सुनने के लिए अगर उत्सुक और आतुर नजर आ रहे हैं तो ऐसे में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेता के तौर पर बढ़ती स्वीकार्यता, एक विश्व नेता के तौर पर वैश्विक समस्याओं के समाधान को दिखाते उनके रास्ते को मान्यता देने के तौर पे है और 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान के तौर पर भी है वहां की संसद के संबोधित करने को लेकर। और अपने आप में नरेंद्र, जो हमने अभी दृश्य देखे कि मेमोरियल पर जाकर प्रधानमंत्री ने ये अपनी श्रद्धा अर्पित की है यहाँ पर, और ये मेमोरियल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मेमोरियल है जो इजराइल के एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में एक प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने जब यहाँ पर इस मेमोरियल में जो स्तंभ है जो उसको गिफ्ट किया था, तोहफे के रूप में दिया था, तो इसी सोच के साथ कि इजराइल एक संप्रभु राष्ट्र है। और इन मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मेमोरियल पर पहुंचना और नमन करना और पुष्प अर्पित करना ये दिखाता है कि इजराइल के अतीत के साथ भी भारत खड़ा है। हम सम्मान करते हैं इजराइल का, एक दोस्त के नाते हम इजराइल के अतीत के साथ वर्तमान और भविष्य में भी साथ चलने को संकल्पित नजर आते हैं। ये भारत एक दोस्त के नाते अपनी प्रतिबद्धता भी दिखा रहा है और इन मायनों में यहाँ प्रधानमंत्री का पहुंचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ ये भी बता दें कि ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये बेन गुरियन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, इसको नेशनल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और ये यरूशलेम का राष्ट्रीय राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है जहाँ ये मेमोरियल भी है। यहीं पर म्यूजियम भी है, हिब्रू यूनिवर्सिटी भी है, नेशनल लाइब्रेरी भी है। तो ये बहुत ही केंद्रीय स्थान है इजराइल का जहाँ पर ये मेमोरियल बना हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पहुँचना एक बहुत बड़ा संदेश भारत इजराइल दोनों देशों के रिश्तों के संबंध में अगर हम देखें तो भी ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल ममता, जो बात आप कह रही हैं बहुत महत्वपूर्ण है। यूके के द्वारा एक प्रकार से इजराइल को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के प्रतीक के तौर पे ये मौजूदगी और इजराइल को आज के इजराइल बनाने में जिन तमाम लोगों का योगदान रहा है, जिन्होंने तमाम प्रकार की कुर्बानियां झेली हैं, एक बड़ा संघर्ष जिन्होंने झेला है, उन सबको एक प्रकार से अपना पुष्प के तौर पर अपना श्रद्धांजलि देना और शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को उकेरना, या कहा जाए हर भारतवासी की ओर से अपनी भावनाओं को उकेरना, ये उस देश का, देश के लोगों का, उन देश के लोगों के द्वारा दी गई कुर्बानियां और किए गए संघर्ष को एक प्रकार से सम्मान के तौर पे है जो भारत की ओर से 140 करोड़ भारतीयों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी चाहे वो पुष्पों के तौर पे अर्पित कर रहे हैं या फिर उन शब्दों अल्फाजों के तौर पे जो उन्होंने इस विजिटर बुक में यहाँ पे अपनी भावनाओं के माध्यम से लिखा है। तो ये अपने आप में दोनों देशों के आपसी संबंधों को सम्मान के तौर पर भी देखा जाता है कि आप उनके संघर्ष को भी सलाम करते हैं, उनके विरासत को भी प्रणाम करते हैं और उसके बाद जो विकास की यात्रा है उसमें मिलकर
कदम ताल करने को साथ साथ तैयार रहते हैं। बिल्कुल, और यही इस बात का भी संदेश देता है कि जो हमारी संघर्ष की स्मृतियां हैं, हमारे मुश्किल दौर की स्मृतियां हैं, वे हमें विभाजित नहीं करती बल्कि वे हमें मानवता के सूत्र में भी पिरोती हैं। और भारत और इजराइल दो ऐसे देश हैं जो आपस में शांति और सहयोग की नई प्रतिबद्धता का प्रतीक बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और ऐसे में दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वे कैसे और प्रगाढ़ किए जा सकते हैं, और क्या कुछ मायने और आधार मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में क्या मायने रखते हैं दोनों देशों के रिश्ते, क्या सोच रखते हैं दोनों देश, इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनेसेट में जो संबोधन होने वाला है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी प्रोटोकॉल के तहत कूटनीतिक वार्तालाप के बाद, औपचारिक बैठकों के बाद जब जो संदेश दिए जाते हैं, उनसे इतर जब हम किसी देश की संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनते हैं तो वे न केवल मौजूदा दौर बल्कि इतिहास और भविष्य की बातों को भी सामने रखा जाता है। और वो इन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो संसद के पटल पर कही हुई बात होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कनेसेट में पहुंचेंगे, इजराइल की संसद में पहुंचेंगे और वहां पर संबोधन देंगे, उसका महत्व, उसकी गरिमा, उसकी प्रतिबद्धता कई स्तर तक बढ़ जाती है। और इसीलिए इस कनेसेट में दिए जाने वाले संबोधन पर सबकी नजरें लगी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या नई दिशा देने वाला संबोधन प्रस्तुत करेंगे, जो दोनों देशों के रिश्तों को वैश्विक पटल पर भी न केवल नई ऊंचाई देगा बल्कि विश्व के अन्य देशों के लिए भी एक संकेत होगा। क्योंकि आज वो दौर है जब सभी देश आपस में उन देशों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जिनके साथ विश्वास बहुत प्रगाढ़ हो। आज जब रक्षा सुरक्षा की बात होती है तो ये विश्वास बहुत महत्व रखता है, और इसी वजह से भारत और इजराइल के रिश्ते आज के इस दौर में और ज्यादा महत्वपूर्ण समझे जा रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच का विश्वास पर आधारित रिश्ता है ये, जो वक्त की कसौटी पर भी खरा उतरा है। तो आज हम अपने देश की सुरक्षा के लिए इजराइल की ओर देखते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आयरन डोम में बनाने में हमें भी मदद मिलेगी। इजराइल जब आगे बढ़कर हमें मदद करता है, चाहे वो इंटेलिजेंस की सूचनाएं ही क्यों ना साझा करनी हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी का क्षेत्र क्यों ना हो, या फिर वो ड्रोन या तमाम अन्य चुनौतियां रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई क्यों ना हो, जब इजराइल हमें मदद कर रहा होता है या हम इजराइल के साथ सहयोग करना चाहते हैं और अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यही विश्वास उसके केंद्र में होता है। और आर्येंद्र, मेरे को लगता है ये विश्वास बहुत कम रह गया है देशों के बीच में, और इसी वजह से इजराइल और भारत की दोस्ती एक अनूठा दृश्य प्रस्तुत करती है। बिल्कुल, जो देशों के बीच के आपसी दोस्ती, संदेश और संपर्क की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो नेताओं के बीच की दोस्ती को भी अगर देखा जाए तो वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच की जो दोस्ती है, पर्सनल केमिस्ट्री है, वो भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। 2017 की प्रधानमंत्री की वो पहली यात्रा याद कीजिए, उस वक्त भी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचे थे, और आज भी हमने वही तस्वीरें देखी हैं। आज भी सपत्नीक प्रधानमंत्री मोदी को नेतन्याहू साहब रिसीव करने के लिए पहुंचे, और अभी भी लगातार उनके साथ उनकी मौजूदगी ये दिखाती है कि भारत को, प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय लोगों के प्रति जो इजराइल की सोच है वो किस प्रकार से है। और अभी हम जिक्र भी कर रहे थे अपने मेहमानों के साथ में, तो उन तमाम बातों में जिक्र आया कि एक हिस्टोरिकल जो रिलेशन रहा है उसमें दोनों देशों के बीच पे आपसी विश्वास, जिसका जिक्र ममता आप कर रही हैं, वो सबसे बड़ा एक आधार रहा है। द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की बात हो, अब हम FTA पे बात करते नजर आ रहे हैं, रक्षा सुरक्षा में हम तेज गति से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, आतंकवाद जैसी जो वैश्विक चुनौती है उस पर हम एक साझी समझ रखते हैं। पहलगांव जैसी घटना के बाद में इजराइल ने सबसे पहले चिंता व्यक्त करने वाले और भारत के साथ खड़े होने वाले देशों के तौर पे रहा है। इजराइल पे जब आतंकी हमला हुआ उस वक्त भारत ने भी लगातार इस प्रकार के कृत्य की निंदा की है। तो अपने आप में दो ऐसे देश, दो ऐसे नेता, दो ऐसे तमाम लोगों के बीच की समझ जो वैश्विक चुनौतियों पर साझा समझ रखते हैं, मिलकर विकास की यात्रा में काम करने को लेकर तत्पर नजर आ रहे हैं। और मौजूदा प्रधानमंत्री की यात्रा यही बड़ा एक आधार तैयार करेगी, जो कि 9 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी यात्रा किस तरीके से अनफोल्ड होगी, क्या बड़ी बातें निकल के आएंगी। और जिस बात का जिक्र ममता आप कर रही थी कि इजराइल की संसद से प्रधानमंत्री क्या संदेश देंगे, जो सिर्फ दो देशों की आवाम के लिए नहीं होगा बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक नजरिए से भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा संदेश और संकेत होगा, जो वैश्विक चुनौतियों के समाधान का रास्ता दिखाता हुआ भी नजर आएगा। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान हमने देखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल अवीव पहुंचे हैं तब से लेकर अब तक लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू निरंतर उनके साथ भी हैं। लेकिन ये भी दिखाता है कि हम अमूमन कूटनीति और प्रोटोकॉल के चश्मे से
राष्ट्राध्यक्षों के आपसी उनकी वार्तालाप या उनकी बातचीत और उनकी भाव भंगिमाओं को देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना कूटनीति मेज पर होती है, लेकिन जो दोस्ती है वो दिल से होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच की ये दोस्ती जो दिल की दोस्ती है, ये उम्मीद की जा रही है कि यही आगे कूटनीतिक संबंधों को और प्रगाढ़ भी करेगी और उनमें कुछ नए आयाम भी जोड़ती नजर आएगी। और ये दृश्य वाकई बहुत गर्मजोशी वाले दृश्य लगते हैं, जहां बच्चे भी आगे बढ़कर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। ये छोटे छोटे आयोजन होते हैं, लेकिन जब भी इस तरीके के औपचारिक दौरे होते हैं तो उनमें ये बहुत एक परिभाषित कर रहे होते हैं कि किस तरीके से दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष जो आए हैं उनका सम्मान किस गहराई से किया जा सकता है। ये तमाम वे कार्यक्रम हैं जिस तरीके से बच्चे हंसकर प्रधानमंत्री के साथ मिल रहे हैं, उनके झंडे लहराते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। ये भी दिखाता है कि इजराइल इस बात का कितना सम्मान कर रहा है ताकि इन आयोजनों के माध्यम से भारतीयों का भी सम्मान हो सके। तो ये तमाम वो दृश्य हैं जो ये दिखाते हैं कि कूटनीति से पहले या औपचारिक संबोधन से पहले जिस तरीके के हम कह सकते हैं कि ईज ऑफ कंफर्ट जो दिख रहा है हमको राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, वो बहुत कुछ पहले ही बयां कर देता है, क्योंकि यहीं से वो संकेत जाता है जब अगले स्तर तक जाकर बातचीत होगी और सहयोग तक पहुंचेगी और फिर उसको जमीन पर उतारा जाएगा, लेकिन आधार यहीं से शुरू होता है। देखिए, भाषा भी कोई दुविधा या बाधा नहीं बन रही है, अपने दोनों नेताओं के बीच में एक सहज संवाद है और भाषा का एक बड़ा अंतर होता है। बावजूद उसके जब पर्सनल केमिस्ट्री बेहतर हो, एक आपसी समझ बेहतर हो और आप एक दूसरे को समझते हैं आपके नीतियों को लेकर, तो भाषा बहुत बड़ी बाधा नहीं रह जाती। और यहाँ पर भी दोनों नेताओं के बीच की ये बातचीत उसी नजरिए से यहाँ पर देखी जा सकती है। और ममता, आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 18 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं और ये 19वां संबोधन होगा किसी देश की संसद को संबोधित करने को लेकर। ये भी अपने आप में एक बिरले सम्मान के तौर पर है प्रधानमंत्री मोदी के वैश्विक नेता के तौर पर। उनकी स्वीकारता, उनकी नीतियों को लेकर दुनिया भर में जो एक स्वीकारता है उसको लेकर कहा जा सकता है। और निश्चित तौर से भारत, जिसकी जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ आबादी के साथ में किस तरह से हर एक व्यक्ति के लिए नीतियां बनाना, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ में आगे बढ़ना, तकनीक के माध्यम से ट्रांसपेरेंट व्यवस्थाओं को जमीन पर लाना और उसके साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बनने की ओर अग्रसर होना, जाहिर सी बात है ये आसान काम नहीं। और शायद इतने ही मुश्किल काम को किस तरह से पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं, इसको दुनिया समझना चाहती है। तमाम देश बड़े हो सकते हैं लेकिन उनकी आबादी अक्सर बहुत छोटी होती है। कम आबादी के साथ में बेहतर योजनाओं को लागू करना शायद आसान होता है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के साथ में, और हमने देखा महामारी के समय भी कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना भारत ने किया है पीएम मोदी के नेतृत्व में। और शायद इसीलिए पीएम मोदी की तमाम ऐसी योजनाएं आज दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं में स्केल के तौर पर भी देखी जाती हैं और स्पीड के तौर पर भी गिनी जाती हैं, जो जमीन पे सबसे ज्यादा तेजी से काम करती नजर आती है। आज भारत अपनी क्षमताओं के साथ में, लगातार बढ़ती क्षमताओं के साथ में वैश्विक पटल पे अपनी मौजूदगी दिखा रहा है। हाल ही में हमने एआई इम्पैक्ट समिट में भी देखा कि तकनीक के क्षेत्र में भी इंडस्ट्री 5.0 को लेकर जो तेजी से काम हो रहा है दुनिया भर में, भारत उसमें एज ए लीडर ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज के तौर पे आगे बढ़ रहा है। और शायद इसीलिए भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो सोच है, उस दिशा में जो काम हो रहा है, दुनिया आज उसके साथ खड़े होकर आगे बढ़ने को लेकर तत्पर नजर आती है। पीएम मोदी की यही सोच, यही जो नीतियां हैं, भारत की जो सोच है, भारत का जो विचार है, उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और निश्चित तौर से आज के संदेश जो वो अभी से कुछ देर में देंगे संसद में, इजराइल की संसद में, उसमें भी इन तमाम बातों का जिक्र होगा। ममता, बिल्कुल। और एक दोस्त के नाते इजराइल और भारत दोनों विकास के स्तर पर भी लगातार साथ मिलकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इजराइल को नेशन ऑफ स्टार्टअप्स कहा जाता है और हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश में भी स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने को लेकर कितने प्रतिबद्ध नजर आते हैं। 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं हमारे, और ये जो संस्कृति है स्टार्टअप्स की, कैसे हम इसके माध्यम से देश के युवाओं को आगे साथ ला सकते हैं, एक उसका भी उदाहरण। लेकिन इजराइल हमारे साथ, चाहे हम कृषि की बात करें, जल प्रबंधन की बात करें, विभिन्न क्षेत्रों में भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान भी
जुड़े हुए हैं। अतुल अनेजा जी हमारे साथ इस वक्त भी जुड़े हुए हैं, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, ये जो दृश्य हम देख रहे हैं, सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे इन दृश्यों को लेकर, क्योंकि कहते हैं ना, प्रोटोकॉल अपनी जगह है, दोस्ती भी अपनी जगह है, तो ऐसे में इन तस्वीरों को आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, ये जिस तरह से इजराइल जो सम्मान दे रहा है प्रधानमंत्री को और भारत को, वो इन दृश्यों के से हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। ये जो मेमोरियल में जिस तरह से सबसे पहले ये एक नेशनल सिंबल है इजराइल का, वहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उनके साथ हैं, उनकी पत्नी जिस सम्मान से वहाँ पर किया है, सिंबॉलिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं भारत को। और जो इसके बाद हम देख रहे हैं नेसेट की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से लोग मिल रहे हैं प्रधानमंत्री को, अभी का जो अतुल जी, दृश्य आपको रोकना चाहेंगे, सीधे दृश्य क्नेसेट से। נא לשבת. חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את הישיבה המיוחדת של הכנסת לכבוד ראש ממשלת הודו, מר נרנדרה מודי. ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו ורעייתו שרה. שרות ושרים, חברות וחברי הכנסת בעבר ובהווה, מהקואליציה ומהאופוזיציה, External Affairs Minister Dr. S.J. Shankar, National Security Advisor Mr. Ajit Doval, Foreign Secretary Mr. Vikram Misri, Ambassador of India to Israel J.P. Singh, Ambassador, yes, Ambassador of Israel to India, Reuven Azar. Members of the distinguished delegation, members of Israel's senior state leadership, heads of foreign missions to Israel, מנכ"ל הכנסת, משה צ'יקו אדרי, מזכיר הכנסת דן מרזוק, היועצת המשפטית לכנסת, עורכת הדין שגית אפיק, חברי הנהלת הכנסת, אורחים נכבדים מקהילות יוצאי הודו בישראל, distinguished guests,
It is our profound honor to welcome the leader of the world's largest democracy and a leader that defining statesman of our time, the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Narendra Modi. Namaste. For Prime Minister Modi, leadership is not merely the administration of a state, but the inspiration of a nation, a huge nation. Guided by that conviction, he has transformed India. He reshaped the landscape in public health, industry, agriculture, and infrastructure. He ignited a digital revolution and drove historic advances in economic improvement and inclusion. He made India the fastest growing major economy on earth, lifting hundreds of millions of lives. In doing so, he gave new meaning to the words Jai Hind, long live India. For over 2 millennia, India gave Jews a home and, in our darkest hours, a refuge. India's ancient Jewish communities helped build this land and this country and continue to enrich it with India's culture, cuisine, and warmth. Diplomatic relations were established early, but it was the two prime ministers, Modi and Netanyahu, who forged a true strategic partnership. In 2017, our guest made history as the first Prime Minister of India to visit Israel. I was honored at Prime Minister Netanyahu's invitation to meet him as a Knesset freshman. Today, it is my great privilege as Speaker of the Knesset to welcome him as the first Prime Minister of India to address the Knesset and to make history once again. Thank you, Prime Minister Modi. Between these milestones, cooperation has deepened across every field, most notably in security and technology. As you, Prime Minister, said, technology yields its greatest benefit when shared. In that spirit, our nations are invaluable assets to one another. כשנבחרתי לתפקיד יושב ראש הכנסת הונחו לפני הצעות לבחירת יעדים לביקור המדיני הראשון. כשביקשתי לדעת באילו מדינות לא ביקר מעולם יושב ראש כנסת, הופתעתי לגלות כי הודו היא אחת מהן. הבחירה על כן הייתה קלה, והקמתי משלחת לביקור המדיני בהשתתפות חברי הכנסת עמית הלוי מהקואליציה ומיכאל ביטון מהאופוזיציה, מובילי קבוצת הידידות בכנסת. With my dear friend and esteemed counterpart, Om Birla, Speaker of the Lok Sabha, we signed the first ever MOU between our parliaments. Over the course of my visit, I encountered a great civilization, a thriving democracy, and a people of remarkable dignity and resolve. החברות בין שתי האומות שלנו עמדה במבחן המאבק המשותף שלנו בטרור. לאחר טבח 7 באוקטובר, ראש הממשלה מודי היה מהמנהיגים הראשונים שגינו את זוועות החמאס ועמדו באחווה לצידם של אזרחי ישראל. ממש כפי שאנחנו עמדנו לצידה של הודו בשעותיה הקשות, לאחר פיגוע הטרור במומבאי ב-2008 ובפהלגם בשנה שעברה. שני העמים שלנו נאלצים להילחם בטרור, ושניהם
בעזרת השם, ימשיכו לנצח. Next week, the Jewish holiday of Purim and the Indian holiday of Holi will coincide. Colors will fill the air as both our nations celebrate light's triumph over darkness. Both our peoples will proclaim the same timeless truth: hope always prevails. Prime Minister, you are, as King David was, both statesman and poet. In your poem, Ash, Hope, you describe it as a flame that bursts forth to sear the darkness with its might. That flame burns in the Psalms of King David too. Kaveh el Adonai, chazek ve'yametz libecha, kaveh el Adonai. Hope in the Lord, be strong and let your heart take courage. Hope in the Lord. Our national anthem is called Hatikva, the hope. Mr. Prime Minister, you have called the India-Israel relationship a partnership of hope. From Hatikva to Asha, hope is the hallmark of our bond. Since last night, Prime Minister, the Knesset building has been illuminated in the colors of India. May the light that unites Jerusalem and New Delhi illuminate our nation's future. Mr. Prime Minister, a Jerusalem main apka swagate, Knesset main apka swagate. Welcome to Jerusalem, welcome to the Knesset. חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד כעת להזמין את ראש הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו, לשאת דברים. בבקשה, אדוני ראש הממשלה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, heads of state, prime ministers, they come to the Knesset, we greet them warmly, and it's always an exciting moment. For all of us, and for me too. But I have to tell you, Narendra, my dear friend, I am deeply, deeply moved by your visit here today, because I have to be diplomatic. I will not rank it, because I'll get into trouble. But I've never been more moved than by your visit here with us, a great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance, and a great leader on the world stage. Welcome to Jerusalem, my dear friend, Prime Minister Narendra Modi, and your distinguished delegation. Welcome to Jerusalem. Now, I said, Narendra, my dear friend, these are not just words. I would almost venture to say
more than a friend, a brother. In many ways, brothers. Now, when you were last here, we, the two of us, were in the Mediterranean coast, and I said, why don't we take off our shoes and go into the water, which we wanted to purify, and we did, with Israeli technology. So, with all deference to our Christian friends, they said we didn't wade in the water, we walked on water. That's not true. We didn't walk on water, but we did perform miracles since then. Because what we have done is we've doubled our trade, tripled our cooperation, quadrupled our understandings in ways that I cannot begin to describe. And in some ways, probably shouldn't describe. But it's been a wondrous friendship, both personally, between the two of us, and between our two countries and our two peoples. You know, earlier today, my wife Sarah and I greeted you in the airport, and just as you came down the steps, we embraced each other. Because Prime Minister Modi's personal embrace is something special. It's called the Modi hug. It's well known around the world. And when you hug someone closely, truly, you know it's not an act. It's a real thing. It's called the Modi hug. So I want to return the hug here too from every single one of the Knesset members. And it's not only an indication of the personal relations, of the personal friendship between us, but it really reflects the warmth of the tie between our two peoples. Now, India, as you know, India is a gigantic power of almost 1.5 billion people. Israel is somewhat smaller, somewhat. But Israel is gigantic too. It's a gigantic power, gigantic in spirit, gigantic in deed, capable of performing miracles. And I want to say that the alliance between us is an enormous multiplier of our individual powers. Enormous multiplier. It's a multiplier of the spirit and a multiplier of deeds and capabilities. We are two ancient civilizations going back thousands of years. And if you look at where human civilization developed on the planet, it developed in a few places. And chief among them, the Indus Valley and the Jordan Valley. These are the places where enormous things developed, enormous spiritual things, conceptual things, matters of the heart, matters of the mind, matters of morality. We're two ancient civilizations, and we had to go through the voyage of time, the odyssey of time, with so many trials and tribulations, and yet 80 years ago we emerged, the two of us, from British rule, almost 80 years, almost at the same time, achieved our independence. We share so many common interests. We're two democracies. You're a gigantic democracy, but Israel is also, think about what we had to do, what we had to go through, and how we maintained our democracy against challenges that I believe few countries, if any, have faced. We are now deepening our deep bond, את הברית החזקה האסטרטגית הגלויה שיצרנו. יצרנו ברית גלויה. ולא פחות מזה, שתי המדינות שלנו נמצאות בשיא כוחן. ישראל חזקה מאי פעם והודו חזקה מאי פעם.
אמרתי עכשיו לראש ממשלת הודו, שישבנו אצלך במשרד, אדוני היושב ראש, אמרתי, אני עוקב, באופן אישי, אני עוקב אחרי כל הידיעות שמגיעות מהודו. הודו עכשיו מדורגת ממספר כזה וכזה בעולם, גבוה גבוה. הודו עכשיו השיגה יעד נוסף, גבוה גבוה. הודו עשתה כך והודו עשתה כך. אני אומר, קודם כל, נרנדרה עשה, ויחד איתו העם ההודי, ואני כל כך מרוצה, אני רק אומר, עוד ועוד ועוד. כי ב-12 השנים תחת מנהיגותך אתה יזמת רפורמות, אתה השקעת בתשתיות, אתה עשית בתעסוקה, בבריאות, בחקלאות, ברווחה, באיכות החיים, באנרגיה, בטכנולוגיה, בחדשנות. רציתי להגיד לכם, השמיים הם הגבול, מה פתאום? הודו היא מעצמת חלל, אחת הגדולות בעולם, שמיים לא הגבול. כלומר, האתגרים אף פעם לא נגמרים, אבל הודו, בהנהגתך, ידידי, ביססה את מעמדה כאריה אסייתי שמסתער על היעד. עוד צמיחה, עוד קדמה, עוד שגשוג, עוד שגשוג. ואני רוצה לומר לך, חברי נרנדרה, יש עוד סיבה להערכה עמוקה שאתה זוכה לה פה בבית הזה ומהציבור בישראל. כי מיד לאחרי הטבח הנורא ב7 באוקטובר, מיד אחרי ההתקפה הרצחנית הזאת, אתה התייצבת בצורה כל כך ברורה, כל כך מוסרית, כל כך חדה, התייצבת לצד ישראל. You didn't flinch, you didn't waver, you didn't give excuses. You stood next to Israel, you stood by Israel, you stood for Israel, you stood for the truth. Thank you, my friend. אנחנו אף פעם לא נשכח זאת. אנחנו יודעים מול מה אנחנו התייצבנו. אבל רבים בעולם, אולי בסימפתיה רגעית, ראשונית, שכחו מהר מאוד. ישראל מתייצבת, ניצבה ומתייצבת, בחזית של הציוויליזציה מול האסלאם הקיצוני. ובסיס האם של האסלאם הקיצוני הוא המזרח התיכון. אבל הלבה שפולט הר הגעש של הקנאות הזאת, הלבה הזאת מתפשטת במהירות לכל יבשת, לכל מדינה. הודו כמו ישראל ידע פיגועי טרור קשים שגבו את חייהם של חפים מפשע. כשרעייתי שרה ואני ביקרנו במומבאי, היינו באותו מלון מפורסם שבו הייתה התקפה הרצחנית הזאת, ומשם הלכנו כמה מטרים למרכז חב"ד, ששם טרוריסטים מתועבים רצחו את הזוג, שני הורים צעירים של הילד מוישי. ומי הציל את מוישי? מי שהצילה את מוישי הייתה האומנת ההודית שלו. גם את זה לא נשכח אף פעם. הודו תומכת בישראל, וישראל תומכת בהודו, גם במקרים שהם ידועים, וגם במקרים שהם פחות ידועים. הודו תומכת בישראל, כי היא מבינה שישראל משמשת קיר מגן מפני הברבריות, ואנחנו עושים זאת קודם כל להגן על עצמנו, אבל גם בשירות העולם התרבותי. ישראל, כמו הודו, היא מבצר של דמוקרטיה, של חופש, של זכויות אדם, במרחב פראי רוחש סכנות. הטבח של 7 באוקטובר הבהיר חד משמעית, או שציר הרשע הג'יהאדיסטי ישבור אותנו, או שאנחנו נשבור אותו, ואנחנו שוברים ונשבור אותו.
ועשינו זאת ואנחנו עושים זאת בזכות הגבורה של לוחמינו, הלוחמים והלוחמות, המפקדים והמפקדות שלנו. איזה גבורה, איזה גבורה. ידידי נרנדרה, הייתי רוצה להפגיש אותך, אם יהיה זמן, עם כמה מהם. צריך לראות אותם. הייתי רוצה להפגיש אותך עם הפצועים שלנו. חלקם קטועי גפיים. יש אחד מהם, אני אביא את התמונה שלו הערב, אני רוצה להראות לך. קוראים לו ארי, which means lion, ארי שפיץ. And Ari lost his 2 legs and his arms, one of his arms. And he has prosthetics. He's sitting there smiling, cheering with his one healthy arm. And he says, Israel lives, Am Yisrael Chai. בזכות הגבורה של לוחמינו, בזכות ההחלטות המושכלות והאמיצות שקיבלה ממשלת ישראל שפרוסה פה לפניך, בזכות העמידה האיתנה של אזרחינו, בזכות כל אלה הכינו את אויבינו שוק על ירך בשבע חזיתות של מלחמת התקומה. אבל ידידי היקר, אנחנו שילמנו מחירים יקרים. ואני רוצה לספר לך שגם לוחמים ולוחמות ממשפחות יוצאות הודו נפלו בקרבות. אנחנו מרכינים ראש לזכרם יחד עם כל גיבורינו שנפלו. מלחמת המגן שלנו היא מלחמה צודקת מאין כמוה, אבל זו לא רק מלחמה בשדה הקרב. זו מלחמה על האמת, זו מלחמה על עתיד האנושות. ואני חייב להגיד שאנחנו רואים שבקרב על עתיד האנושות, גם הפעם האנטישמיות מרימה ראש. היינו שם רק לפני 80 שנה וראינו את זה. האנטישמיות שמתחילה עם היהודים ואחר כך מסכנת את האנושות כולה. אל מול גלי האנטישמיות והשקרים שמותחים בינינו, לא הרכנו ראש. אבל גם במאבק הזה, נרנדרה, מצאנו בך ובהודו ידידי אמת. In a world where anti-Semitism is rising, India stands out. A civilization where Jews were never persecuted by the state, only welcomed. We don't forget that too. Thank you, India. נרנדרה, ידידי ראש ממשלת הודו, מול האסלאם הקיצוני שמאיים על האנושות כולה ועל המדינות החופשיות, נבנה יחד ברית ברזל. ברית של מדינות שדוגלות במתינות, בקדמה, בכבוד האדם, בכבוד הדדי. ברית של מדינות שמקדשות את החיים ושמוכנות להילחם נגד אלה שסוגדות למוות ורוצות להחזיר אותנו אל הברבריות האפלה של ימי הביניים. בשבוע הבא אנחנו נחגוג את חג הפורים, והעם היהודי יקרא את מגילת אסתר מתוך התנ"ך. הודו מוזכרת שם, כפי שאמרת יושב ראש, בתיאור ממלכת פרס ומדי הקדומה, שכדברי המגילה הסתרה מהודו עד כוש. קהילות יהודיות התקיימו במשך הדורות בהודו. מאז שזכינו בעצמאותנו, רבבות יהודים ילידי הודו באו לישראל, ולאחרונה החלטנו בממשלה לעלות לארץ חלק מקהילת בני המנשה בהודו. פגשנו את הנציגים שלהם, ילדים חמודים, ואחד מההורים אמר לי, אנחנו לא בני מנשה, אנחנו בני ישראל, נכון מאוד, והם עולים ארצה, מתוך רצונם להיקלט במדינתנו. כי הכמיהה לציון, הכמיהה לארץ ישראל, עומדת בלב החזון הציוני. את זה הבינו כמה מגדולי הרוח של הודו, שהתייחסו לציונות בראשית דרכה באהדה גדולה. ביניהם היה המשורר הדגול טגור. טגור זכה בפרס נובל לספרות
עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. במהלכו, מלחמת העולם הראשונה, I know you know this, but I want to make sure that everyone knows this. In the First World War, when we were still under Ottoman occupation, those who helped us liberate this country, the British Army, in which there were Jewish fighters, including Jabotinsky, with the 1st Jewish Battalion, but also brave Iranian soldiers and commanders who fought like lions in the battle against Haifa for the liberation of Haifa. The forces were pushed back, and who stormed forward, gave their lives? Indian commanders. We never forget that too. They gave their lives for us. Tagore spoke so positively about our national movement, and his writings were translated into Hebrew. היו מי שישבו את דמותו, עטורת הזקן הלבן, לנביאי ישראל. מילים שיצאו מהודו דיברו אלינו, וכך גם מספרים שיצאו מהודו. דודי המנוח, פרופסור אלישע נתניהו, זיכרונו לברכה, היה ממקימי הפקולטה למתמטיקה בטכניון. That's our equivalent of MIT. הדוד אלישע תמיד דיבר איתי בהערצה על המתמטיקאים ההודים, ובייחוד הוא הזכיר את רמנוג'ן. הזכיר אותו הרבה פעמים, כי התגליות הגאוניות של רמנוג'ן בתחילת המאה ה-20 שינו את פני המתמטיקה. רמנוג'ן בא מהעם. הוא בא מהעם. הוא לא בא מהאוניברסיטה. גם אתה באת מהעם. אתה צמחת מהעם. אתה עלית מעלה כי ידעת מהם השורשים שלך. ובכן, כל זה קרה בתחילת המאה הקודמת. ולקראת סוף המאה הקודמת, הודו וישראל כוננו יחסים מלאים, ואחת התוצאות של מפנה דיפלומטי זה היא תנועת המטיילים הישראלים אל המזרח. עשרות אלפי ישראלים, צעירים ומבוגרים, מבקרים מדי שנה בהודו. הם מתפעלים מהכל, ממה שיש היום וגם מהמורשת התרבותית העתיקה. והם מספרים שאחד מאזרחי הודו שואל מטייל בישראל, כמה אתם? והישראלי עונה לו, 10 מיליון. וההודי ממשיך, וכמה בישראל? לא 1.5 מיליארד, אבל רבים שמעריצים את הודו, מחבקים את הודו, ורוצים גם לבוא להודו. אחד מהם זה אני, וגם רעייתי פה, אנחנו רוצים ביקור חוזר, זה בטוח. את זה כבר חילצתי, אני כבר אומר לכם, הישג דיפלומטי ראשון, נביא את הממשלה להודו. לא רק שנביא את ראש ממשלת הודו לממשלה, נביא את הממשלה, את ממשלת ישראל להודו, לביקור. G2G. בביקורך הנוכחי, they all want to come. בביקור הנוכחי שלך בישראל, אנחנו נהדק עוד יותר את הקשרים בינינו, גם האישיים וגם המדינתיים, כי יחד אנחנו מובילים מהלכים בקנה מידה היסטורי. זה קורה בוודאי ביחס לאתגרי הביטחון ולהזדמנויות בביטחון, אבל זה לא רק בביטחון. אנחנו יוצרים צירי פעולה חדשניים בכלכלה, במסחר, באנרגיה, בטכנולוגיה, בסייבר, בבינה מלאכותית ובחלל. בחלל, גם כן. שר הביטחון ישראל, אתה מרבה לדבר על זה, והנה, תדע שיש כאן אוזן קשבת. אנחנו מפתחים יחד את יוזמת איימק. זה מסדרון ימי ויבשתי שיחבר את הודו דרך חצי האי ערב. יחבר אותה לנמל חיפה, ומכאן לים התיכון ולאירופה. ואיימק, המסדרון היבשתי ימי הזה, יכול להתקיים ולשגשג רק אם יעבור דרך מדינות יציבות
ובטוחות, ואין מדינות חזקות ובטוחות יותר בציר הזה מאשר הודו וישראל. ולכן אני מברך על המחויבות שלך לכך שישראל תהיה חוליה מחברת בין אסיה לאירופה דרך נמל חיפה. בביקור הזה שלך אני איישם גם הסכמים בתיירות, בתרבות, בחקלאות, במים, בהתפלה, וברוח הסכמי אברהם לשלום אנחנו נמשיך את המהפכה של בריתות חדשות, של הגברת היציבות האזורית, של חיזוק החוסן, הקדמה והשגשוג. אני רוצה שתשימו לב, אנחנו לא רק מגיבים למציאות, אנחנו מעצבים את המציאות, מתוך קרבה ואמון גדולים מאי פעם. ידידי נרנדרה, מאז ביקורך האחרון בישראל, הקודם, ב-2017, מים רבים זרמו בנהר הגנגס בהודו, כמו גם בים התיכון, שם טבלנו שנינו את רגלינו ביום קיץ נפלא. אבל מאז אני מבקש לעדכן אתכם שאנחנו שומרים על קשר רצוף. אנחנו מדברים עשרות פעמים בטלפון, שיחות כל כך גלויות, כל כך חבריות, עם חום הלב, חום אמיתי ולא מעושה. אנחנו הוספנו מאז לקדם את היחסים בינינו, אנחנו טיפחנו את הקשר בין שני העמים, שבכל אחד מהם יש הרבה סקרנות והרבה כישרון. אני זוכר את החוויה מרטיטת הלב שביקרנו יחד איתך במחוז גוג'ראט, שם גדלת, שם היית למושל, ושם המושל מודי גילה את הגאוניות של החקלאות בישראל והביא אותה להודו, ומשם זה התפשט לכל הודו. ובכן, ביקרנו שם, וכשביקרנו בגוג'ראט, מאות אלפים של התושבים עמדו ברחובות והריעו ונופפו בדגלי ישראל והודו, והיה שם גם שלט ענק בעברית, ענק, כמו כל הבניין הזה. ברוכים הבאים, בעברית. אז היום, מכובדי, אתה שוב בישראל, אתה מתקבל כאן באותה קבלה חמה, באותה קרבת לבבות. במאה ה-21 אנחנו נביא את הברית בין ישראל להודו לגבהים חסרי תקדים, ואני בטוח שיום יבוא, אני בטוח, כי כשביקרנו בהודו אתה הבאת מופע של האומנים הפנטסטיים מבוליווד. אז אני אומר, יבוא יום ויעשו סרט בהוליווד על סיפור האחווה בין שתי המדינות, ואני מבטיח לכם, זה יהיה סרט שובר קופות. ראש הממשלה מודי, ידידי היקר נרנדרה, אני מברך אותך מעומק ליבי, אותך ואת פמלייתך. ברוכים הבאים תהיו כולכם בישראל, בירושלים, בחברות אמת ובהוקרת אמת. ברוכים הבאים. תודה לראש הממשלה, ואני מזמין כעת את ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, לשאת דברים. בבקשה. Mr. Prime Minister, I'm only going to take a minute of your time to make sure you know whatever happened here today has nothing to do with you. The entire state of Israel. Let's try and not make things worse. The entire state of Israel is filled with admiration to your leadership, to your friendship, to the fact that you were here for us in our time of trouble.
and to the alliance, the eternal alliance between our two states. So thank you very much for being here. And we are all, both sides of the aisle, looking forward to hear your speech. Thank you so much, sir. Thank you. אני מתכבד, חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד כעת להזמין את ראש ממשלת הודו, מר נרנדרה מודי, לשאת דברים. בבקשה. His Excellency, Prime Minister Benjamin Netanyahu, His Excellency, Mr. Amir Ohana, Speaker of the Knesset, His Excellency, Mr. Yair Lapid, Leader of the Opposition, Honorable members of the Knesset, my dear sisters and brothers, Shalom. Namaste. Honorable members, it is a privilege and an honor for me to stand before this distinguished house. I do so as the Prime Minister of India and also as a representative of one ancient civilization addressing another. I bring with me the greetings of 1.4 billion Indians and a message of friendship, respect, and partnership. I thank you, Mr. Speaker, for your kind invitation and for your wonderful gesture of lighting up the Knesset in Indian colors. Your visit to India 3 years ago was the first by a Speaker of the Knesset, and thanks to you, I am the first Prime Minister of India to address this august gathering. Nine years ago, I had the good fortune to be the first Prime Minister of India to visit Israel. And I'm very happy to be here again, returning to a land to which I have always felt drawn. After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family
whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability. Some years ago, when you concluded the Abraham Accords, we applauded your courage and vision. It was a moment of new hope for a long troubled region. Since then, the situation has changed significantly. The path is even more challenging. Yet, it is important to sustain that hope. The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom, courage, and humanity. The road to peace is not always easy, but India joins you and the world for dialogue, peace, and stability in this region. Honorable members, in India,
There is a great admiration for Israel's resolve, courage, and achievements. Long before we related to each other as modern states, we were linked by ties that go back more than 2,000 years. The book of Esther refers to India as Hodu. The Talmud records trade with India in ancient times. Jewish merchants traveled across sea routes that connected the Mediterranean with the Indian Ocean. They came seeking opportunity and dignity. And in India, they became one of us. Jewish communities have lived in India without fear of persecution or discrimination. They have preserved their faith and participated fully in society. That record is a source of pride for us. Honorable members, the Bene Israel of Maharashtra, the Kochini Jews of Kerala, the Baghdadi Jews of Kolkata and Mumbai, and the Bene Menashe of the Northeast have enriched India. In my home state, Gujarat, there is a school set up by a Bene Israeli family, Mr. and Mrs. Best. It is an excellent school, and of course, it is called the Best School. Edwin Myers gave shape to the film's division of India and was a towering figure in the history of Indian cinema. Dr. Rubin David was the founder of the Kankaria Zoo in Ahmedabad. The actor David Abraham Cheulkar, or Uncle David, become a household name across the country. Walter Kaufman composed the signature tune for All India Radio. David Sassoon built many institutions that still serve Indian society. And of course, the heroic contribution of Lieutenant General J.F.R. Jacob during the 1970 war with Pakistan is widely known. I had the honor of working closely with him after his retirement. We discussed India-Israel relations, among many other things, over many cups of tea. There have been countless others whose contributions are woven into India's rich fabric of life. Honorable members, there was movement from India to Israel too, when many Indian Jews migrated to Israel in the mid-20th century. Today, a vibrant Indian origin Jewish community lives here. They are contributed to the building of modern Israel
in laboratories and hospitals, in classrooms, and also on the battlefield. They hold firmly that Israel is their fatherland and India their motherland. We are proud of them. Honorable members, India's connection to this land is also written in blood and sacrifice. During the First World War, more than 4,000 Indian soldiers laid down their lives in this region. The cavalry charge at Haifa in September 1918 remains a significant chapter in military history. Major Thakur Dalpat Singh, remembered as the hero of Haifa, symbolized the shared history. During my last visit, I was deeply moved to pay my respect at the Haifa Memorial for Indian soldiers. Honorable members, last month, the world marked the International Holocaust Remembrance Day. The Holocaust stands as one of humanity's darkest chapters. Yet, even in those turbulent years, some acts of humanity stood out. The Maharaja of Navanagar in Gujarat, also known as the Jam Sahib, offered refuge to Polish children, including Jewish children who had nowhere else to turn. I am told that a statue of Jam Sahib was unveiled in Moshav Nevatim recently. Thank you. Thank you for this honor and remembrance. Honorable members, after India's independence, many Indian leaders felt a kinship with the people of Israel. India's parliamentary debates of the 1950s are witness to their admiration for Israel's effort to develop agriculture in the desert. The kibbutz movement of Israel inspired our leaders like Acharya Vinoba Bhave and Loknayak Jayaprakash Narayan. First in my home state, Gujarat, and now across India, I've seen the approach of per drop, more crop work wonders in agriculture. My own first visit to Israel was in 2006 as the Chief Minister of Gujarat. Later in 2017, during my visit to Israel as Prime Minister, our two countries elevated the relationship to a strategic partnership. Since then, our engagement has expanded in scale and scope, and we are committed to further consolidate this relationship
across many sectors. Honorable members, for the last few years, India has been the fastest growing major economy in the world. Soon, we will be among the top 3 economies globally. At the same time, Israel is a powerhouse of innovation and technological leadership. This creates a natural foundation for our forward-looking partnership. We are committed to expanding trade, strengthening investment flows, and promoting joint infrastructure development. The bilateral investment treaty signed last year will provide confidence and predictability to our businesses. In the last few years, India has concluded a number of important trade agreements with other nations. To your west, the European Union and the UK. To your east, the UAE and Oman. Our bilateral goods trade has grown significantly in recent years, but it does not reflect the full scope of opportunity. That is why our teams are working hard to negotiate an ambitious free trade agreement. It will unlock the vast untapped potential in our trade relationship. We will also work closely in different formats, such as India, Middle East, Europe Economic Corridor, and the I2U2 framework between India, Israel, UAE, and the US. Defense and security is another important pillar of our partnership. In November last year, we signed an MOU on defense cooperation. In today's uncertain world, a strong defense partnership between trusted partners like India and Israel is of vital importance. Honorable members, Israel is often called the startup nation. In recent years, we have also been working to unlock the innovation and creativity of our youth. I recall that in 2018, Prime Minister Netanyahu and I inaugurated the I Create Technology Business Incubator in India. Since then, it has supported nearly 900 such startups. Last week, we hosted the world's largest and the most democratized AI Impact Summit with representatives from over 100 countries. Our aspirational spirit aligns naturally with Israel's innovation ecosystem. I see a lot of synergies in areas such as quantum technologies, semiconductors, and artificial intelligence. We are also working with Israel on creating cross-border financial,
linkages using our digital public infrastructure. Honorable members, I mentioned how inspiring we found Israel's agricultural miracle in desert. Israeli expertise in precision irrigation and water management has already transformed agricultural practices in India. Together, we have established 43 centers of excellence across India that have provided training to more than 500,000 farmers. We should now set an ambitious goal to expanding to 100 centers to benefit millions of farmers and fishermen. Honorable members, at the heart of the India-Israel partnership are the ties between our peoples. When I first visited Israel in 2006, there were a handful of yoga centers in Israel. Today, yoga seems to be practiced in almost every neighborhood. I am told that interest in Ayurveda is also growing in Israel. I invite more and more young Israelis to travel to India. They will witness the dynamism of our society and experience what holistic wellness can do for the body and the mind. I'm happy to inform this August House that the Indian Parliament has set up a parliamentary friendship group for Israel. I invite you all to visit India and look forward to having more exchanges between our members of parliament. I am aware that Indian caregivers and skilled workers in Israel contribute immensely to families and communities. They have displayed remarkable courage and dedication in times of crisis, including on October 7. We are proud of them. As the Jewish teachings reminds us, whoever saves one life saves the entire world. Their service reflects the strength of the human bonds behind our cooperation. We will continue to facilitate the movement of workers and professionals across sectors that benefit both of our nations. Honorable members, we are both ancient civilizations, and it is perhaps no surprise that our civilizational traditions also reveal philosophical parallels. In Israel, the principle of Tikkun Olam speaks of healing the world. In India, Vasudhaiv Kutumbakam affirms that the world is one family. Both ideas
extend responsibility beyond immediate boundaries. They ask societies to act with compassion and moral courage. Judaism emphasizes halakha, guiding everyday conduct through law and practice. Hindu philosophy speaks of dharma, the moral order that shapes duty and right action. In both traditions, ethical life is lived through action and faith is expressed through conduct. There is an enduring similarity in our festivals as well. You celebrate Hanukkah with the warm glow of candles. Around the same time, we celebrate Diwali, the festival of lights, with the gentle radiance of lamps. Soon, India will celebrate the festival of Holi, filled with happiness and color. And around the same time, Israel will also celebrate Purim with enthusiasm and joy. Honorable members, our shared ideals are the deep foundations that give strength to our modern partnership. We are democracies shaped by history and focused on the future. Our partnership is grounded in shared experience and shared aspirations. Our strong partnership not only serves national interests, but also contributes to global stability and prosperity. Let us ensure that the friendship between India and Israel remains a source of strength in an uncertain world. Am Israel Chai. Jai Hind. Thank you. חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד להעניק לראשונה בתולדות המשכן את עיטור הכנסת, אות הכבוד הגבוה ביותר שבית המחוקקים הישראלי יעניק לראש ממשלת הרפובליקה של הודו, נרנדרה מודי, כהוקרה על הובלתו האישית לחיזוק היחסים המדיניים בין הודו לבין ישראל ועל תרומתו להעמקת שיתופי הפעולה בתחומי הביטחון, הכלכלה, החקלאות, החדשנות, הטכנולוגיה ועוד. מנהיגותו, כפי שיכולתם להתרשם כולכם, מבטאת ידידות אמיצה ומחויבות לשותפות ארוכת טווח המבוססת על ערכים משותפים ואינטרסים משותפים בין שתי המדינות. בבקשה, אדוני.
כבוד יושב ראש הכנסת וכבוד ראש ממשלת הודו. I'll go and meet the people. Okay. קהל נכבד, אנא יישארו במקומותיכם עד ליציאת הפמליה ממשכן הכנסת. מליאת הכנסת תצא להפסקה קצרה ואנו נודיע על חידוש הישיבה. इजराइल की संसद कनेसेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, और उससे पहले हमने देखा कि कनेसेट में स्पीकर आमिर ओहाना ने अपने संबोधन से शुरुआत की और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित कविता होप का उदाहरण दिया और बताया कि कैसे भारत और इजराइल के बीच की जो साझेदारी है वो होप पर ही आधारित है। इट इज द पार्टनरशिप ऑफ होप जो आधार है। उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा, कनेसेट में आपका स्वागत है। और उसके बाद प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बहुत ही भावपूर्ण शब्दों के साथ अपने संबोधन का आरंभ किया और गर्मजोशी के साथ ही बहुत ही दोस्ताना शब्दों के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और उन्होंने नरेंद्र माय फ्रेंड कह के उन्हें संबोधित किया और कहा कि वे दोस्त से आगे बढ़कर भाई की तरह हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एशिया के शेर कह के भी संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेल अवीव में आगमन पर जिस तरीके से उन्होंने उन्हें गले लगाया था, उन्होंने उसको द मोदी हक का नाम देते हुए उन पलों को भी याद किया। और जिस तरीके से भारत सदैव इजराइल के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहा है, उसको देखते हुए उन्होंने थैंक यू माय फ्रेंड कह के अपने संबोधन को समाप्त किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शलोम कहकर अपने संबोधन की शुरुआत की। संपूर्ण भारतवासियों, समस्त भारतवासियों की ओर से उन्होंने इजराइल के सम्मान को स्वीकार किया और बताया कि अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री ने इस बात को भी सामने रखा कि किस तरीके से भारत में बहुत सारे ऐसे यहूदी हैं जो भारत में भारत के निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं। विभिन्न उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि किन मायनों में दोनों देशों के रिश्ते बहुत खास हैं। खास तौर पर अपने जन्मतिथि को भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को सामने रखा कि किस तरीके से उनकी जन्मतिथि भी दोनों देशों को जोड़ती है आरेंद्र, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो प्रधानमंत्री ने सामने रखा आज के इस वक्त में। बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण तस्वीरें और गवाह बनी है आज इजराइल की संसद, जहां पे मोदी मोदी के नारे लगे। हम हिंदुस्तान में तो अक्सर चुनावी रैलियों से लेकर भारतीय संसद में भी इस प्रकार की तस्वीरों और इस प्रकार के नारों के लिए हमें अपेक्षा होती है, लेकिन इजराइल की संसद में मोदी मोदी के नारे लगना ये उनकी स्वीकारता को दर्शाता है, उनके प्रति आकर्षण को दर्शाता है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ममता और ये तस्वीरें अपने आप में निश्चित तौर से ये गवाही देती हैं कि तमाम जो सांसद हैं इजराइल के वो इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ एक तस्वीर लेने को उत्सुक नजर आ रहे हैं। उनके भाषण के बाद में भारत और इजराइल की दोस्ती का जो एक बड़ा आधार उन्होंने तैयार किया, तमाम बातों का जिक्र किया, भविष्य का रोड मैप दिया। यहाँ पे हम सबको जरूर बताना चाहेंगे कि इजराइल की संसद कनेसेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द कनेसेट के मेडल से सम्मानित किया है। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेडल पहनाया गया था जो स्पीकर ऑफ द कनेसेट मेडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना संबोधन प्रस्तुत किया। उसके बाद इजराइल की संसद कनेसेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द कनेसेट मेडल से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहली शख्सियत हैं जिनको इस मेडल से सम्मानित किया गया है। आप कह सकते हैं कि ये कनेसेट का हाईएस्ट ऑनर है, सर्वोच्च सम्मान। इजराइल की संसद कनेसेट का सर्वोच्च सम्मान ये मेडल है जिसको बोला जाता है स्पीकर ऑफ द कनेसेट मेडल, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
इससे सम्मानित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अद्भुत योगदान रहा है दोनों देशों के रिश्तों को प्रगाढ़ करने में और जिस तरीके का उनका नेतृत्व रहा है और जिस तरीके से भारत और इजराइल के बीच के संबंधों को, रणनीतिक संबंधों को नया आयाम देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को पहचान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद कनेसेट के द्वारा आज स्पीकर ऑफ द कनेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। और ये वो सम्मान है जो न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है बल्कि उनके माध्यम से समस्त 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है ये, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही कि जब वो कनेसेट को एड्रेस कर रहे थे कि वे यहाँ सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल। ममता, ये उन तमाम जो विदेशी सरजमी विदेशी के तमाम देशों के द्वारा जो प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए सम्मान है उसकी फहरिस्त में एक बड़े सम्मान के तौर पे हम जानते हैं लगभग 2 दर्जन से ज्यादा देशों के तमाम बड़े बड़े प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुके हैं। इनमें तमाम देशों के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भी शामिल है और ऐसे में अब प्रधानमंत्री को वहां की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिलना, ये भारत और इजराइल के रणनीतिक दोस्ती में प्रधानमंत्री मोदी के जो व्यक्तिगत उनका योगदान है उसको एक तरह से रेखांकित करता है। लेकिन ये बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस सम्मान